तो बच्चों, हमने आप सबको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव के विषय में विधिवत बतला दिया। अब हम मेन टॉपिक पर, इन मुख्य विषय पर आ रहे हैं। अब जितने भी रस हैं उन सब के बारे में बताते हैं। तो वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत इतने ही रस हैं। तो इतने पहले इनको बतलाने के बाद ही अन्य रसों के बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं श्रृंगार रस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। बच्चों, नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम को रति कहते हैं। नायक और नायिका के पारस्परिक यानी आपसी प्रेम को रति कहते हैं। और यही रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के परिपक्वावस्था को प्राप्त होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। एक बार फिर से बच्चों, नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम को रति कहते हैं। और यही रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के परिपक्वावस्था को प्राप्त होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, आविर्भाव, पैदाइश होती है। तो किंतु श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। पहला है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को बच्चों विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे वियोग कहो चाहे विप्रलंभ कहो। तो सर्वप्रथम मैं संयोग श्रृंगार के बारे में बताता हूं। बच्चों, संयोग माने होता है मिलन, साक्षात्कार, दर्शन, दीदार, मिलना। तो जब नायक और नायिका साथ साथ रह करके पारस्परिक वार्तालाप या अन्य क्रियाकलापों जैसे कि रति, चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन दोनों के मन में, उन दोनों यानी नायक और नायिका के मन में तथा उन दोनों से संबंधित विषयों को पढ़ने वाले आश्रय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। और यही रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होता है तो संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कर मुदरी की आरसी। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाई तो बच्चों, मैं अब संयोग श्रृंगार का उदाहरण बता रहा हूं कि कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित
प्योपाई। पीठ दिए निधरक लखै, इकटक दीठ लगाए। हाँ, तो बच्चों उदाहरण क्या है? ये बिहारी का दोहा है। इसमें संयोग श्रृंगार का चरमोत्कर्ष है। एक नायिका है, वह अपने प्रियतम नायक के प्रेम में निमग्न है, डूबी हुई है, और उसने हाथ कर मुदरी, कर यानी हाथ में मुदरी अंगूठी पहन रखा है, और उसमें आरसी यानी दर्पण है। नायिका ने जो अपने हाथ की उंगली में अंगूठी धारण कर रखा है, उसमें दर्पण लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, और प्रतिबिंबित प्योपाय, और उसी में, उसी अंगूठी के दर्पण में वह अपने पीछे खड़े हुए नायक के प्रतिबिंब को देख रही है। वो बैठी हुई है और उसकी पीठ की ओर नायक खड़ा हुआ है। नायिका अपने हाथ की अंगूठी के दर्पण में पीछे खड़े हुए नायक के प्रतिबिंब को देखती है, और वो जानती है क्योंकि नायक के प्रेम में डूबी हुई है, तो इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल वह नायक ही दिखाई दे रहा है। तो और पीठ दिए यानी नायिका नायक की ओर पीठ किए हुए, इसलिए निधरक लख है। निधरक लख है यानी निश्चिंत होकर के, बेधड़क होकर के देख रही है। कैसे? इकटक, एक टक, दीठ यानी दृष्टि लगाए, लगा करके, यानी उसको निर्निमेष दृष्टि भी कहते हैं। तो आप अर्थ समझ लीजिए कि नायिका अपने प्रियतम नायक के प्रेम में डूबी हुई है। उसने अपनी हाथ की अंगूठी में जो पहन रखा है, उसमें दर्पण लगा हुआ है, और उसी दर्पण में पीछे खड़े हुए नायक का प्रतिबिंब दिखाई देता, और नायिका निश्चिंत होकर के एक टक अपने उस प्रियतम को देख रही है। तो ये तो मैंने व्याख्या किया, परीक्षा में व्याख्या नहीं पूछी जाती, किंतु यदि आपको पूरा नियम नहीं मालूम रहेगा, अगर उसका अर्थ आप नहीं लगा पाएंगे, तो नियम मालूम होने के बाद भी आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। तो इसका स्पष्टीकरण है, देखिए स्पष्टीकरण आप यदि आप करेंगे तो आप लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव है रत। देखो बच्चों, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो अथवा वियोग, स्थायी भाव रत ही रहता है। तो स्थायी भाव और रत, और फिर उसके बाद आश्रय। देखो बेटा, आश्रय मतलब जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। तो स्थायी भाव किसके हृदय में जागा है? नायिका के हृदय में स्थायी रति नामक स्थायी भाव जागा। तो इसलिए आश्रय कौन है? नायिका। और स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को आलम्बन विभाग, अब हम आलम्बन विभाव के बारे में बताते हैं। देखिए बेटा,
आलम्बन विभाव यानी स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जाग गया है, तो किसने जगाया? उसके नायक ने। यदि नायिका अपनी अंगूठी के दर्पण में नायक के प्रतिबिंब को न देखती तो शायद उसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव न जागता, लेकिन वो नायक को देख रही है, अंगूठी के दर्पण में वह अपने प्रियतम नायक के प्रतिबिंब को देख रही है, इसलिए नायक ही आलम्बन विभाव हुआ, क्योंकि नायक ने ही रति नामक सोए हुए स्थायी भाव को जगा दिया। मैंने बताया कि स्थायी भाव हमेशा सोया रहता है, तो किंतु उपयुक्त अवसर आने पर जागृत हो जाता, तो उपयुक्त अवसर उसको आ गया है। तो आलम्बन विभाव के बारे में मैंने बताया कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को आलम्बन विभाव कहते हैं, या जिस कारण से स्थायी भाव जागता है उसी कारण को ही आलम्बन विभाव कहते हैं। तो नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव तब जागा जब उसने अंगूठी के दर्पण में अपने प्रियतम नायक के प्रतिबिंब को देखा, तो वह नायक है आलम्बन विभाव। अब उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। बच्चों, स्थायी भाव को अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक तीव्रता प्रदान करने वाले, यानी स्थायी भाव में अधिक से अधिक तेजी लाने वाले, या यूं कहें कि स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं। कार्य मतलब जैसे इसमें नायिका बैठी हुई है और अंगूठी के दर्पण में अपने प्रियतम नायक के प्रतिबिंब को जब उसने देखा तो उसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागा, और जागा नायिका के हृदय में। तो नायिका स्थायी भाव को जागने का आश्रय मिल रहा है नायिका के हृदय में, तो नायिका है आश्रय। और स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को आलम्बन विभाव कहते हैं। तो यानी जिसके कारण स्थायी भाव जागता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। तो नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव तब जागा जब उसने नायक को देखा, तो नायक आलम्बन विभाव हुआ। और उद्दीपन विभाव स्थायी, तो ये नायक स्थायी भाव क्यों जागा, स्थायी भाव में तीव्रता क्यों आई, यानी रति नामक स्थायी भाव उद्दीप्त कब हुआ? जब उसने अंगूठी के दर्पण में नायक को देखा, तो यहाँ उद्दीपन भाव हुआ नायक का प्रतिबिंब। और अनुभव, हाँ बच्चों, अनुभव स्थायी भाव के जागृत हो जाने पर आश्रय में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को अनुभव कहा जाता है। बहुत सारी शारीरिक मानसिक आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हीं शारीरिक मानसिक आदि क्रियाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे जब नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागा, और जागा कब? जब उसने अपनी अंगूठी के दर्पण में नायक को देखा।
तो नायक को आलम्बन भाव हुआ और नायक का प्रतिबिंब देख करके वह प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया, वह रति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसलिए नायक का प्रतिबिंब जो है वह उद्दीपन विभाव है। तो अब अनुभाव के बारे में बताया कि स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय में कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। तो जब नायिका ने अंगूठी के दर्पण में नायक के प्रतिबिंब को देखा तो उसमें कौन सी शारीरिक क्रिया हुई? वह निर्निमेष दृष्टि से एकटक, जिसको कहते हैं निर्निमेष दृष्टि, अपलक दृष्टि भी उसे कहते हैं, नायक को देखते हैं। तो नायिका के द्वारा नायक के प्रतिबिंब को निर्निमेष दृष्टि से, निर्निमेष मैंने बताया एकटक, अपलक दृष्टि जो कहते हैं, निर्निमेष दृष्टि से देखा जाना। नायिका के द्वारा नायक के प्रतिबिंब को निर्निमेष दृष्टि से देखा जाना, यह है अनुभाव। और अब संचारी भाव। हाँ बच्चों, आप विभाव, अनुभाव आज के बारे में जान गए और संचारी भाव के बारे में। आश्रय के हृदय में स्थित अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे बरसात में पानी बरसता है, बुलबुला निकलता, फूट जाता है, तो वैसे ये संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक बार फिर से, आश्रय के हृदय में उत्पन्न अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। ये 33 हैं। तो उसमें संचारी भाव हर्ष, जड़ता, औत्सुक्य और बहुत सारे में, किंतु इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना रहता। तो हर्ष, जड़ता और सुख, ये मैंने संयोग श्रृंगार के बारे में बताया।